दुनिया के सबसे बड़े इदारे ने अपनी खामोशी तोड़ी है। सख्त लहजे में म्यांमार को नसीहत देते हुए दुनिया से यह अपील की है कि म्यांमार से सभी किस्म के रिश्ते तोड़ दिए जाएं, जिससे म्यांमार में कत्लेआम रुक सके। पूरी सूरत हाल पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। म्यांमार में मरती इंसानियत ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। हिल गई धरती अपनी धुरी से, सहम गई हवा रखाइन की आखिरी हद तक लाशों को दी। चल गई ख्वाहिशें मासूम जनाजों की, बैठ गई जमीन की छाती लाशों के बोझ। दुआओं में उठाए हाथ, मौला रहम कर, वरना म्यांमार में अब इंसानी वजूद ही नहीं बचेगा। म्यांमार में अब जिंदगी नहीं, मौत रहती है। जुल्म रहता है, जालिम रहता है। जुल्म की कोई तो इंतहा हो, जालिम का कोई तो होगा आखिरी सफर। लेकिन जुल्म को देखकर जब शैतान रोने लगे तो सन्नाटे की खींच दुनिया के खत्म होने का ऐलान कर दिया। जली लाशों की लपटें, मासूम बच्चों के खून की छींटों से जब आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम की नींद उड़ी, तो इंसानी हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले दुनिया के सबसे बड़े इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने म्यांमार को सख्त लहजे में फटकार लगाई। रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम की कड़ी मजम्मत करते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि दुनिया के सभी मुल्कों को म्यांमार के साथ हर तरीके के रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। बैरूनी मुल्क की समाचार एजेंसी के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वॉच ने रखाइन के मौजूदा हालात को एक कत्लेआम के तौर पर माना है। साथ ही दुनिया से अपील करते हुए कहा कि कत्लेआम रोकने के लिए म्यांमार के साथ इकोनॉमिक और हथियार की खरीद फरोख्त पर फौरन पाबंदी लगाई जाए। साथ ही तंजीम ने यह भी कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम में म्यांमार की फौज भी शामिल है और अब वक्त कोई हल निकालने का आ गया है जिसे म्यांमार की फौज नजरअंदाज ना कर सके। साथ ही तंजीम ने अपील की है कि दूसरे मुल्क रोहिंग्या मुसलमानों को अपने मुल्क में पनाह दें। तंजीम ने यूएन से गुजारिश करते हुए कहा है कि म्यांमार में हो रहे मुसलमानों के कत्लेआम पर म्यांमार के साथ सख्ती से पेश आना होगा, जिससे वहां कत्लेआम रुक सके। भारत सरकार के रोहिंग्याओं को भारत में न रखने के फैसले को भी आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम के सदर ज़ैद राद अल हुसैन ने मजम्मत की है, लेकिन हिंदुस्तानी सरकार ने मुल्क की हिफाजत को लेकर के ये कदम उठाया है। सवाल है कि दुनिया के दीगर मुल्क ह्यूमन राइट्स वॉच की अपील पर संजीदगी दिखाएंगे। क्या ह्यूमन राइट्स वॉच की हिदायत के बाद दुनिया के मुल्क म्यांमार से माशी और हथियार की खरीद फरोख्त के रिश्ते खत्म कर देंगे? क्या यूएन ह्यूमन राइट्स वॉच की बातों पर संजीदगी दिखाते हुए म्यांमार पर कोई कार्रवाई करेगा, जिससे म्यांमार में कत्लेआम रुक सके? उदासी लिए हुए ये तमाम सवाल अपने जवाब के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन क्या कोई सुनता भी है? मुज़म्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो रोहिंग्याओं को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आलमी सतह पर भी तमाम तरह की सरगर्मियां जो हैं इस वक्त देखने को मिल रही हैं, चाहे वो यूएन हो या फिर तमाम इंसानी हुकूक से जुड़ी हुई तंजीमें अपने अपने किरदार को अदा करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि लंबे वक्त तक पहले खामोशी अख्तियार नजर आई पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पर, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, चाहे वो यूएन हो या फिर कहीं जो तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनकी जानिब से ही। लेकिन ये खामोशी अब टूट रही है और इसको लेकर के तमाम तरह की तनकीद भी
सामने आ रही है। और इसी तरह से एक इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने म्यांमार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और साफ तौर पर आलमी सतह पर म्यांमार को अलग थलग करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ह्यूमन राइट्स वॉच की बात कोई सुनेगा? क्या उसको संजीदगी से लिया जाएगा? और क्या ऐसा करने से म्यांमार को कोई असर पड़ेगा? अगर आलमी बिरादरी इस बात को मान भी लेती है और ऐसा किया जाने भी लगता है, तो क्या म्यांमार की सेहत पर इस पे असर पड़ेगा? और क्या वहां पर रहने वाले रोहिंग्याज जो भी हैं, रोहिंग्या मुसलमान, क्या उनके लिए आने वाले वक्त में अमन बहाली हो पाएगी? ये तमाम सवालात हैं। इन तमाम सवालों के साथ हम शुरू करते हैं आज की बातचीत। और हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमलाकर त्रिपाठी जी, कौमी तर्जुमान हैं कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब हैं, सीपीआई के तर्जुमान। और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ अक्सर बातचीत में शामिल होते हैं। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट शिवाजी सरकार साहब भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। और अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि कुछ ही देर के अंदर हमारे साथ बीजेपी से भी तर्जुमान जुड़ेंगे, उनको भी हम बातचीत में शामिल करेंगे। लेकिन शिवाजी सरकार साहब, मैं आपसे सबसे पहले आज शुरू करना चाहता हूं बातचीत की शुरुआत आपसे। जरा एक आपका रद्द अमल जानने की बात करते हैं कि जो कौमी सतह पर, यानी कि अगर मैं आलमी सतह की बात करूं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, यूएनओ की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, एंटोनियो गुतरेस की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, इन सब के साथ साथ अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी एक बात कही है, एक मुतालबा किया है कि इस तरीके की पाबंदियां आयद कर दी जाएं। इसका कुछ असर होगा, म्यांमार की सेहत पर कुछ असर होगा? क्योंकि म्यांमार साफ तौर पर यह कह चुकी है आंग सान सू की कि हम इस मामले को देखेंगे, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी को लेकर के भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से जो भी बातें हो रही है उसका असर होना चाहिए। और जो कुछ भी रोहिंग्या के खिलाफ हो रहा है मेरे ख्याल में रुकना चाहिए। पर मेरे ख्याल में एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि रोहिंग्या का समस्या आज से नहीं है। ये जो यहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर देखें तो 1930 और उसके पहले की भी समस्या यहाँ रही है। क्योंकि रोहिंग्या जो है उसको बार बार हम एक धर्म से और मजहब से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में वो मुद्दा वहां नहीं है, धर्म और मजहब का। सामान्य रूप से रोहिंग्या के बारे में चाहे बांग्लादेश के, लेकिन सर मैं इसमें बीच में ये टोक रहा हूं कि अगर हम हिंदुस्तान में देखते हैं तो इसको धर्म से या फिर मजहब से जोड़ करके देखा जाता है। लेकिन चाहे वो ह्यूमन राइट्स वॉच हो या यूएनओ हो, वो मुसलमान या हिंदू के वो चश्मे से नहीं देखती है, वो तो रोहिंग्यास के ही चश्मे से देखती है। और वहां पर जो जेनोसाइड हो रही है उसके हिसाब से ही अपनी तनकीद करती है। अगर हम देखें आलमी सतह पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो तो रोहिंग्यास को एक तबका मानती है, वो मजहब चश्मे से शायद वो नहीं देखती है। सही कह रहे हैं आप, और यही होना भी चाहिए। पर उसके साथ साथ एक चीज और समझने की जरूरत है कि जो भी वजह रही हो, रोहिंग्या जो है एक आपस में समाया हुआ एक गुट रहा है। गुट है, हाँ। और वो गुट जो है बर्मा के लोगों के लिए बहुत जमाने से एक समस्या बना हुआ है। और जो भी वजह हो, उस समस्या जो प्रॉब्लम रहा है, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो सॉल्यूशन उस तरह से नहीं हुआ। आज जो चीजें हो रही है, रिएक्शनरी चीजें जो हमें देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आलमी जितने भी इदारात हैं उनको चाहिए कि इन सबके साथ बैठ के बर्मा की सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठ के, रोहिंग्याओं के नुमाइंदों के साथ बैठ के बातचीत करने की जरूरत है। देखिए, वहां सबसे बड़ी चीज जो है, जो बर्मा के लोग हैं और रोहिंग्या के बीच जो सबसे बड़ी डायलॉग जो है, वो डायलॉग टूट चुका है। और डायलॉग टूटने के बाद जो चीजें हो रही हैं, कहा यह भी जाता है कि ये जो ट्राइब्स हैं रहे हैं, ये कुछ क्रिमिनल माइंडेड भी रहे हैं। और उसके वजह से भी बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से से लेकर रोहिंग्याज में खराबी है, कमी है। लेकिन मैं अशीन विराथू के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बौद्धिस्ट टेररिज्म की बात आती है। अगर मैं देखूं तो जुलाई 2013 को टाइम मैगजीन ने विराथू को अपने कवर पर छापा था और उसकी हेडलाइन थी द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर। और हम बार बार देखते हैं कि वो चाहे यूएनओ की जो साबिक सेक्रेटरी रही हैं, उनको भी कितने नाजेबा, कितने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करके वो उनको जो है एड्रेस करते हैं। तो क्या ये भी एक चीज है? हम म्यांमार जाते हैं और म्यांमार की जमीनी सतह को देखते हैं, तो क्या वहां पर इस तरह की चीज है क्या?
सिर्फ रोहिंग्यास पर ही उंगली उठाना या फिर वहां पे उन्हीं को निशाना बनाना ठीक है? नहीं, आप जो कह रहे हैं उसकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक चीज जो होती है, हम सीधे सीधे उसको के मेजोरिटेरियनिज्म और माइनॉरिटिज्म, बिल्कुल ठीक। तो जो मेजोरिटेरियनिज्म है, बर्मा में बुद्धिस्ट है, या श्रीलंका में भी कई बार वो समस्या हम देख चुके हैं, कई और क्षेत्रों में भी है, जबकि उस मजहब का खास चीज है कि अहिंसा। पर अहिंसा के बावजूद जो हम देखते हैं कि अपने जो मेजोरिटेरियन ग्रुप है वो अपने को असर्ट करने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपस में होता है। बिल्कुल, वो टकराव वहां से जरूर होती है, ऐसा नहीं है। मैं आऊंगा, लेकिन देखिए इसमें मैं एक चीज और जरूर जोड़ दूं कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीडिया फर्म से जब बातचीत हो रही थी अशीन विराथू की, तो सीधे सीधे पूछा गया था कि क्या आप बर्मा के बिन लादेन हैं, तो जवाब आया था कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और ये खुद अशीन विराथू ने कही थी। तो इन बातों को भी क्या हमको जहन में नहीं रखना चाहिए? एसपी सिन्हा साहब, ये जो तमाम बातें कह रहे हैं शिवाजी सरकार साहब, या फिर जो ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से बात आ रही है और यूएनओ की तरफ से बात आ रही है, एंटोनियो गुतरेस की तरफ से बात आ रही है, इन सब के बीच में आंग सान सू की का जो बयान आया, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर म्यांमार के वक्तव्य का समर्थन करता हूं, और जितने ये ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह हैं, इसका मेरे लिए, मेरे मन में कोई महत्व नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक कहावत है मेरे स्टेट में, बिहार में, जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात तब क्यों पश्चाताता। लॉ ऑफ कर्मा। मैं पूछना चाहता हूं कि 1824 के पहले जो उस समय बर्मा, अब म्यांमार, जो एकदम शांति वाला देश था, अशांति किसने पैदा किया? 20,000 बुद्धिस्ट को किसने मारा? 2012 में एक बुद्धिस्ट औरत का रेप करके किसने मारा? जो टेररिस्ट आर्मी किसने क्रिएट किया? जिन्ना के पास 1946 में कौन गया कहने कि माऊ को, भौगोलिक क्षेत्र को ईस्ट पाकिस्तान में मिलाओ? टेररिस्ट आर्मी का ट्रेनिंग पाकिस्तान में किसने करवाया रोहिंग्यास का? आप किसी एक सोसाइटी में रह के उसमें घुलने मिलने का कोई प्रयत्न नहीं किए। आप बुद्धिस्ट को इसलिए मारते रहे क्योंकि आप चाहे कि आपकी ये दादागिरी चले, और बुद्धिस्ट लोग एक चींटी नहीं मारता है। तो अशीन विराथू को किसने पैदा किया? एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। यदि आप बुद्धिस्ट को मारेंगे, आप एक चीज बताइए सौद भाई साहब, कि यदि सांप मुझे काटने आए और मेरे हाथ में लाठी हो, तो क्या मैं उसको माला पहनाऊं? क्या उसको अगरबत्ती दिखाऊं? तो सवाल एक सेकंड करनी का ही फल एक सेकंड मैं कहना चाहता हूं कि पूरे जो हरकत हो रहा है रोहिंग्या के खिलाफ, वो खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, और यदि जिम्मेदार हैं तो उनको सफर करना ठीक है। ये एक बड़ी बात आपने कही, लेकिन बस शॉर्ट रिएक्शन आपसे ये चाहूंगा कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इस तरीके से म्यांमार को अलग थलग कर दिया जाए, और इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कोई असर पड़ेगा? एक सेकंड सौद साहब, ना असर पड़ना चाहिए। मैं म्यांमार के प्रधानमंत्री के साथ हूं, कोई असर वो ठीक है सर, लेकिन क्या आलमी बिरादरी इसको मानेगी? ह्यूमन राइट्स वॉच की बात को क्या संजीदगी से लिया जाएगा आपको लगता है आलमी बिरादरी में, या फिर इंटरनेशनल लेवल? ये सब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को कौन पूछता है? साउथ चाइना सी में जो फिलीपींस के फेवर में वर्डिक्ट आया, क्या हुआ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या हुआ? कोई नहीं मानता। सब अपनी राष्ट्रहित देखते हैं, और राष्ट्रहित देखना नहीं, राष्ट्रहित देखना उस सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपना जिम्मेदारी अदा कर रही है। अब अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, जो कि कौमी तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। अग्रवाल साहब, मैं आपके ही पास आ रहा हूं कि देखिए, एक तरफ तो हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि ये बड़ा जो है सियासी सरगर्मी चल रही है, और बार बार चाहे वो आपको एक निशाना बनाया जा रहा है, भले ही सुषमा स्वराज राहत सामग्री भेजती हो, लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि मजहब की वजह से ही रोहिंग्यास को निशाना बना रही है आपकी सरकार। लेकिन अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो सरगर्मी देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके ये हक में है और आप सही कदम में आगे बढ़ रहे हैं? रोहिंग्यास को बाहर करना ही एक आखिरी रास्ता है? नहीं, देखिए, जब भी आप किसी नजरिए को देखना चाहते हैं या किसी एक्शन को देखना चाहते हैं, किसके नजरिए से देखना चाहते हैं आप, वह महत्वपूर्ण है। अब अगर हम देश की आंतरिक सुरक्षा की तरफ से अपने देश के हित को देखना चाहते हैं, तो हमारा एक तरीके का नजरिया होगा। अब दूसरी तरफ रोहिंग्या का अपना क्या समस्या है, वो अलग नजरिया होगा। म्यांमार का क्या नजरिया, उसका अलग है। बांग्लादेश का अलग है। आपका क्या नजरिया है? तो हमें अभी जो देश में, हमारे देश में अगर हमें डिबेट करना चाहिए,
तो हमें अपने देश के हित की बात करना चाहिए, हमारे अपने देश के नजरिए से देखना चाहिए। तो मैं आपको 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं कि ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजी की बात है, यह रिफ्यूजी की बात ही नहीं है। ये जो भारत में आए हैं, यह तो असाइलम इन्होंने कभी सीख ही नहीं किया, इन्होंने कभी शरणार्थी की अपनी बात ही नहीं करी। ये तो इलीगल इमिग्रेंट है। अगर 40,000 इलीगल इमिग्रेंट हमारे देश में आ गए, वो किस धर्म के हैं, किससे, इससे क्या मतलब है? वो उन्होंने पैन कार्ड बनवा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए। तो ये इलीगल इमिग्रेंट का किस्सा है और उसी नजरिए से देखिए। नहीं, लेकिन सर मैं देखिए, हम नेशनल इंटरेस्ट की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नेशनल सिक्योरिटी को देखते हैं, नहीं हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं ना सर। जरा हम ये देखते हैं कि एंटोनियो गुतरेस क्या कुछ कहते हैं, या फिर ये ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कुछ कह रही है, लेकिन इन सबके बीच में आंग सान सू की क्या कह रही है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हमें यह भी देखना है कि फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि वो इलीगली हमारे देश में घुस गए हैं। ये म्यांमार और बांग्लादेश का आपस का बात है। हमारा तो हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए और जो है अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी देखिए, ऐसा नहीं है कि वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो आज आ गए हैं और 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 2-4 महीने पहले या 2-4 साल पहले आ गए हों, बल्कि 1980 1990 में से रह रहे हैं, 20-20 साल से यहां पर रह रहे हैं। अचानक ये यकायक इस तरह की बात क्यों आ जाती है? नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, लेकिन यही बात सवाल खड़े करती है कि नेशनल इंटरेस्ट अचानक क्यों जग रहा है? इससे पहले क्यों नहीं देखा गया? ये सब बात मौजूदा सरकार की नहीं है, सरकार आपकी भी थी। बात आपने तो पहले देखते कहां थे? अरे गोपाल कृष्ण जी, आपसे नहीं प्रश्न है, मुझसे प्रश्न है। मैं उनसे ही पूछ रहा हूं, मैं दोनों ही की बात कर रहा हूं। अग्रवाल साहब, ठीक है, कमलाकर जी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये यकायक इस तरह के ड्रास्टिक एक्शंस जो लिए जा रहे हैं, एक कम्युनिटी जो किसी भी तरीके से बॉर्डर पोरस होने की वजह से या कुछ और रीजन से जब वो आ गई है और सालों से रह रही है, तो 2 चीज है। नेशनल इंटरेस्ट कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आयोटा ऑफ एविडेंस है किसी के भी खिलाफ, मैं तो कहता हूं वो शरणार्थी छोड़िए, हमारे यहाँ का सिटीजन भी होगा तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपके पास एविडेंसेस नहीं है। और दूसरी चीज, आप वो विल भी नहीं रखते कि आप उनके खिलाफ कार्य करें। जम्मू कश्मीर पे ही आ रहा हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5700 आइडेंटिफाइड रोहिंग्याज हैं हमारे यहां, और मैं इस बात की तस्दीक करती हूं कि उनमें से एक भी जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या इस तरह की किसी एक्टिविटीज में नहीं है। आपका ये दोहरा चरित्र है। हम तो कहते हैं आपके पास है, आप उनको डिपोर्ट करिए, लेकिन उसका सिस्टम आपने क्या बनाया है? आपने रोहिंग्याज को राजनीति का मुद्दा बनाया है। सर्बानंद सोनोवाल आसाम में वही बात कहते हैं जो कि ममता जी बना रही है, आप हो रही है, और आज भी उनके जो है वो आधार कार्ड से लेकर के सारी चीजें वहां बन रही हैं। लेकिन बेसिक चीज ये है कि आपको करनी है राजनीति। आपको समाज में ये मैसेज देना है कि आप रेडिकल पोलराइजेशन करना चाहते हो। ठीक है सऊद भाई, बेसिक पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। शॉर्ट में ही बोल रहा हूं। देखिए, यूएस ने क्या किया, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुस्लिम कंट्रीज को बैन कर दिया। मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स अपने अपने हिसाब से ले रही हैं। ये जो हो रहा है हिंदुस्तान में, ये भी यही हो रहा है। सिस्टम है, यानी कि लोकतांत्रिक ढर्रा है, उसको भी इस हक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ कोई ये नहीं कहता कि कोई एक बड़ा सवाल गलत करा रहा है तो आप उसको प्रोटेक्ट करिए। मैं सरकार साहब आपसे भी इसका जवाब लूंगा, कहीं ना कहीं आप मानवता भी तो दिखाते हो। ठीक है जैदी साहब, ये जो मुल्क में सियासत हो रही है, इस पर तो हम बात कर रहे हैं। इस पर जो अभी चाहे वो अग्रवाल साहब ने कुछ बोला या फिर
कमलाकर त्रिपाठी साहब ने जो बात बोली मैं उस पर जवाब तो चाहूंगा, लेकिन इन सब के बीच में जो बैनुल अक़वामी सतह पर बातचीत है, जो सरगर्मी हो रही है, उसको लेकर के भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच की बातों का, उनकी तनकीद का कोई असर पड़ेगा, म्यांमार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? और अगर हम अशीन विराथू की बात कर रहे हैं तो वो एक्शन का रिएक्शन जैसा कि एसपी सिन्हा साहब कहते हैं। देखिए पड़ेगा, अब दुनिया बहुत छोटी हो गई। आंग सांग सूची जब जेल में थी तब उनकी ह्यूमन राइट्स के लिए जगह जगह प्रदर्शन होते थे और उसका असर म्यांमार पे पड़ा और वो बाहर आई। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। उनके लिए इसलिए प्रदर्शन नहीं हो रहा था कि अल्पसंख्यकों के ऊपर वो निकलेंगे और जुल्म सितम करेंगे, उस पर चुप रहेंगी, लेकिन या अपने ऊपर भी क्या एक प्रेशर नहीं है? बिल्कुल। अब वहां पर भी तो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है और सेना के हाथ में सब कुछ है। नहीं, वो सेना के हाथ में है, वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रेशराइज है। नहीं, प्रेशराइज है, दिखता भी है, वो बिल्कुल है, वहां का असर है, लेकिन उन्हें ये सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचेंगे। एक इंटरनेशनल संस्था कुछ कहती है तो हम अगर नहीं मानते तो ये सुन लीजिए, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। ये अचानक क्या रातों रात ख्वाब नजर आया हमारी सरकार को? अच्छा, मतलब वापस आप हमारी सरकार को क्या ख्वाब नजर आया कि रोहिंग्या जो हैं वो मुल्क के लिए खतरा हो गए, जो पिछले 5 से 6 साल से यहां रह रहे हैं, और जगह जगह की रिपोर्ट ये है कि उनके खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। देश आर्थिक मंदी की तरफ चला गया है, कहना चाहिए हमारे वित्त मंत्री इस पे मंथन कर रहे हैं, और आने वाले में ऐसा ना हो कि हमारे बैंक जो हैं वो बैठ जाएं, इसके ऊपर बहस ना हो। जो देश के अंदर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है उसे बिल्कुल उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बीजेपी एक चीज चाहती है, जिस दिन से सरकार मतलब भटकाने की कोशिश, भटकाने की मुकम्मल, जिस दिन चाहिए। और गोपाल ऐसा है, और एसपी सिन्हा साहब या फिर शिवाजी सरकार साहब, मैं आपसे भी इसका रिएक्शन लूंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला है। जरा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सरकार साहब वो भी यही कह रहा है कि हम बाहर से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को सिटीजनशिप ऑफर करेंगे और बाकी सारी चीजें ऑफर करेंगे। तो ये जो आपका इंटेंशन है वो क्लैरिटी मेरे ख्याल में नहीं है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। सीधी सी चीज ये है कि रोहिंग्यास के जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स रहे हैं, उनके ट्राइब्स के जिस तरह के, खास करके उनके जिस तरह का बिहेवियर रहा है, हमें उस पे जाना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वाकई किसी भी सोसाइटी के लिए वो खतरा है। मैं ये जानना चाहता हूं इस बारे में कि जरा ये बताइए कि जहां अगर हम इंसान के बारे में बात करें तो इंसान तो पहले कुछ नहीं पहनता था, वो बंदर था, या तमाम और भी बातें, क्या उसने डेवलप नहीं किया? हम कहां जा रहे हैं? मतलब अगर हम तारीख की बात कर रहे हैं तो वो कितनी पुरानी बात आप कह रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, तारीख की आप क्या बात कर रहे हैं कि अभी 20 साल पहले तक भी उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है या फिर काफी पहले रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नहीं, देखिए आप जो चीज कह रहे हैं, कई हमारे मुल्क में भी हम देख चुके हैं, कई क्रिमिनल ट्राइब्स रही हैं और अभी भी हैं, जिनके व्यवहार तमाम चीजों के बावजूद वो नहीं बदलते हैं। और इसी तरह की कुछ चीजें जो होती हैं वो देश के, मुल्क के या पर्टिकुलर सोसाइटीज के सिक्योरिटी के लिए खतरा होती है। हमें उस बारे में बात करना चाहिए। हमें ये मान लेना चाहिए कि नेशन के लिए वो खतरा है। जिस तरह की बात कही जा रही है, आईएसआई, अलकायदा और तमाम जो दूसरे दहशतगर्दाना तंजीमों से वो जुड़े हुए हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। आप उससे भी मत जोड़िए। गलत तरीका, पहले ऐसा होता था, एक कबीला दूसरे को कबीले पर अटैक करता था, लूटमार करता था। उस इतिहास को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में लेके आएंगे तो वो ज्यादती होगी रोहिंग्यास की। मेरे ख्याल में मैं आने ही जा रहा था, सिन्हा साहब के पास ही मैं रोहिंग्यास जो है। देखिए, ये एक बात है, अगर हम इन बातों पर जाएं कि उनकी तारीख क्रिमिनल रही है, तो क्या हम उनको आज भी ये जोड़ सकते हैं? लेकिन इन सब के बीच में जो कमलाकर जी बात कह रहे हैं, या फिर जैदी साहब कह रहे हैं, या फिर अग्रवाल साहब कह रहे हैं, इनको आप किस तरह से देखेंगे? आपका मैं व्यू जानना चाहता हूं। देखिए, सबका अपना अपना डीएनए होता है। बिच्छू का अपना डीएनए है, सांप का अपना डीएनए है। आप अगरबत्ती दिखाइए तो क्या ये दोनों अपना डीएनए बदल देंगे? पाकिस्तान का अपना डीएनए है, चीन का अपना है, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स ने वेपन्स, हथियार क्यों रोहिंग्या? मैं इंटरसेप्ट करूंगा, मुझे पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही पार्ट रहा है और यहीं से गया। एक सेकंड सिन्हा साहब, अरे मेरे को जब आप बोलते हैं, नहीं
जो बात आप बोल रहे हैं, चूंकि आज से 70 साल पहले वो हमारे भाई बंधु ही थे, आज पड़ोसी हुए हैं। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश ने रोहिंग्याज को हथियार इसलिए दिया क्योंकि जानते थे कि ये क्रिमिनल मेंटालिटी वाला ग्रुप है, और जापानीज से लड़ने के लिए हथियार दिया, और वो हथियार जापानीज से तो लड़े नहीं, वो बुद्धिस्ट को मारने लगे। जो बुद्धिस्ट में एक चींटी को भी मारना पाप समझा जाता है। एक सेकंड हिंदुस्तान से भी समझौता किया था कि चलो हिटलर के खिलाफ लड़ते हैं। हैदर साहब, वो रोहिंग्यास को भी किया गया। अरे मुझे बोलने दो तो क्या यार, ठीक है, उनकी बात पूरी होने देते हैं। मैं तो वो लोग बोल रहे थे तो मैं कुछ बोला ही नहीं, तो चुपचाप बैठा था। सिन्हा साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि डीएनए लोग का नहीं बदलता है, और आप कहते हैं कि यदि पुरानी तारीख में उनका ये चरित्र था, क्या अभी मौजूदा स्थिति में भी ये चरित्र है। 2012 में एक बुद्धिस्ट औरत का रेप हुआ, मार दिया गया। ये असिन विरातू को किसने पैदा किया, ये कब पैदा हुआ और किस लिए पैदा हुआ? ये पैदा करने वाला जो रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है वो रोहिंग्याज हैं। यदि आप इतनी दहशत फैलाएंगे के लोगों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी, तो क्या सारे तमिलियंस को और सारे श्रीलंकाई शरणार्थियों को हम जो है वो टेररिस्ट मान लेते हैं? एक सरदार ने इंदिरा जी की हत्या कर दी, तो क्या सारे सरदारों को टेररिस्ट मान लिया जाएगा? ये दिस इज नॉट द वे। आप वो जवाब दे रहे हैं, गमला जवाब दे रहा हूं। मैं श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा था। इलाहाबाद से पोस्टिंग गया था जाफना, पलाली में मेरा कैंप था, और मैं बहुत नजदीकी से पूरा देखा हूं IPKF ऑपरेशंस। पहली बात, जो तमिल शरणार्थियों की बात हो रही है, मैं उसका स्वरूप बताना चाहता हूं और डिफरेंस बताना चाहता हूं कि रोहिंग्याज में उनमें क्या डिफरेंस। सर बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अरे मैं बता रहा हूं, मैं तो IPKF का हिस्सा था भाई साहब। 2 साल था पलाली में, पलाली एयरपोर्ट के करीब 2 किलोमीटर दूर मेरा टेंट लगा हुआ था सी के किनारे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आक्रोश हुआ तो बुद्धिस्ट, श्रीलंकन बुद्धिस्ट के द्वारा LTT मतलब तमिल्स पे, तो LTT उभरा, क्योंकि आप किसी पे दबाव डालेंगे तो उसका काउंटर तो डेवलप होगा। जैसे असिन विराथू। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी सिन्हा साहब बुद्धिज्म को आप पूरा बता रहे थे कि वो चुनिया नहीं मारता, और अचानक जो है वो श्रीलंकन बुद्धिज्म को जो है आप बता रहे हैं। और मैं अब इतिहास की तारीखों में अगर आप जाइएगा सिन्हा साहब, तो ये बुद्धिज्म जब हिंदुस्तान में था तो उस समय समाज में इतना बुद्ध विहारों का टेरर हो गया था कि लोग नॉर्मल पूजा पाठ से विमुख हो गए। लेकिन हम देखिए, और ये आदि शंकराचार्य की देन है, ये आदि शंकराचार्य की देन है कि जो आज पुनः हिंदुइज्म स्थापित है। आप बेसिक चीज समझिए। मैं ठीक है, तमिल रिफ्यूजीज की बात कर रहा हूं। अरे भाई, आपने अभी बुद्धिज्म पे कहा था ना सिन्हा साहब, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीजें इतिहास की हैं उसकी बात मत करिए। और यहां कोई रोहिंग्यास को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। मैं तो कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति वो शरणार्थी है तो और गलत है, अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसको तुरंत डिपोर्ट करिए, पूरा प्रोसिक्यूट करिए। लेकिन आपको करना जब कुछ नहीं है और अचानक आप बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी उसके, आप चुनाव लड़ने के उससे आपने मूल मुद्दों से भटका करके आप GST पे बात नहीं करना चाहते, आप GDP पे बात नहीं करना चाहते, आप उस पे बात नहीं करना चाहते, आप समाज को डाइवर्ट कर रहे हैं। 2 बातें। हाँ, मैं आ रहा हूं। पहली बात तो तमिल रिफ्यूजी जितने श्रीलंका से आए वो सरकार के रडार पे थे और अलग अलग कैंप बनाए गए और कैंप में वो रहते थे। ये रोहिंग्या जो आए वो पूरे इस तरह से जैसे चूहा बिल में घुसता है, घुस के गायब हो गए, कोई आइडेंटिटी का पता नहीं कौन कहां है, और सीक्रेटली बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। ये डिफरेंस है, पहली बात मैं कहना चाहता हूं। तो हमारे सिस्टम की खामी ना सर, क्या ये तो अरे भाई हमने तो एक्चुअली जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है जब पॉलिटिकल पार्टीज चोरी छुप के बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना शुरू करते हैं, ठीक है, इन सब वोट बैंक की अहम सवाल जो है यही तो होगा, खड़ा हो जाता है। अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट के स्टैंड की बात करते तो कहीं ना कहीं डबल स्टैंड क्यों नजर आता है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आपके ही पास आना चाह रहा हूं। चलिए ठीक है, आपने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट की बात है या फिर रोहिंग्यास को अगर उनकी हम फितरत को देखें तो उस हिसाब से हमें कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर महबूबा मुफ्ती गारंटी क्यों लेती हैं? उनको आप क्यों नहीं मना करते? उनको क्यों नहीं समझाते कि आप किस बिना पर गारंटी ले रही हैं? वो तो ये भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं, वो
नहीं, देखिए वो कह रही हैं कि यह वो केवल इस बात के लिए कह रही है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम तो बेसिक प्रश्न पे जा रहे हैं ना। ये शरणार्थी है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपने क्लियरली कहा है मुझे बताने दीजिए, मैं बता रहा हूँ। एक सेकेंड अग्रवाल साहब, अभी तक रिफ्यूजीज की बात या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स की बात जो है वो बहुत किनारे थी, अब इसको बार बार ऊपर लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? मुझे ये बताइए, जब हलफनामा दिया जाता है या फिर दलील पेश की जाती है कोर्ट में, मैं आ रहा हूं सिन्हा साहब आपके पास, तो ये क्यों कहा जाता है कि जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात में इनके दहशतगर्दाना कनेक्शन है? ये क्यों कहा जाता है कि ये ISI, अलकायदा और दूसरे दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े हुए हैं? और इंसानी तस्करी और हवाला कारोबार और मुल्क मुखालिफ जो तमाम सरगर्मियां हैं उसमें ये जुड़े हुए, ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये बाकायदा हलफनामे में दिए गए हैं। तो आप इनको बेस मानेंगे या ये मानेंगे कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं? और इलीगल इमिग्रेंट्स तो दूसरे भी हैं। आप बात कर रहे हैं नहीं सर, अगर इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करेंगे तो फिर दूसरे भी हैं। ये कोई म्यूचुअल, सुनिए तो सही, आप सुनना ही नहीं चाहते। जी, मैं पॉइंट दे रहा था सर। आप बोलते प्रश्न तो जवाब तो सुनिए। जवाब ही चाहिए सर आप। देखिए, ये कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। हाँ, जो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बात नहीं कर रहे। अगर सरकार के हलफनामे में इनको क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज करता हुआ पाया गया है तो वह ये बात नहीं तय करा कि इसका मतलब वो शरणार्थी है कि वह इलीगल रिफ्यूजी है, इलीगल इमिग्रेंट है। ये दोनों आपस में एक्सक्लूसिव बात नहीं है। एक इलीगल इमिग्रेंट भी हो सकता है, उसके बाद भी क्रिमिनल हो सकता है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपने यहाँ के सिटीजन की बात नहीं कर रहे हैं। आपने शरणार्थियों के लिए वो एफिडेविट दिया है। नहीं, ठीक है, और आपकी सरकार की जो नुमाइंदगी कर रही है वो कहती है कि वो ठीक है। ठीक है अग्रवाल साहब, आपके एक्शन की बुनियाद क्या है? आप अग्रवाल साहब ये क्यों नहीं कहते कि आप इस मुद्दे पे सिर्फ राजनीति करना चाहते हो? आप समाज में, ये तो सऊद भाई ये सिंपल सी बात है, पूरे हिंदुस्तान में किसी हिंदुस्तानी को कहिएगा कि कोई बाहर से आके उसके रिसोर्सेज यूज कर रहा है और टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो कहेगा कि उसको बाहर भेजो। वो कोई बात में बात ही नहीं है। नहीं, अग्रवाल साहब की बात आ जाने दीजिए, पूरी बात आ जाने दीजिए। ठीक है अग्रवाल साहब, नहीं, ये मेरी पूरी बात होने दीजिए। इन्होंने भी बहुत सारी बातें की जो मैं बीच में बोल सकता था, मैं तो नहीं बोला ना। मेरी पूरी बात अरे भाई, आप एब्सोल्युटली अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देंगे तो मैं क्या करूंगा भाई? ठीक है सर, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है अग्रवाल साहब, हाँ, तो आप मेरे कारण ही सब आप कर रहे हो, तो फिर आपके कारण भी मैं कर सकता हूँ। बहुत बात है, आपने क्या सारी सच बिल्कुल वो। चलिए ठीक है, पर्सनल ना होकर के हम जवाब, आपके जवाब लेते हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। नहीं सर, ठीक है, जवाब लेते हैं। अग्रवाल साहब सुन लीजिए, मैं चाहे झूठ बोल रहा हूं या ये तो जनता तय करेगी। आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, दूसरी मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि आपके एक्शन की बुनियाद। म्यांमार का इशू नहीं है। मैं पहली बात कह रहा हूं कि जो एफिडेविट सरकार का है वो अपने आप में पूरा सक्षम है, वो उसने पूरी स्पष्ट बात कही है और उस एफिडेविट से सरकार स्टैंड करती है और वह लीगल स्टैंड है और इस बात का प्रूफ भी सरकार के पास है। बिना उसके प्रूफ के उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया। दूसरा फैक्ट ये भी है कि यह इलीगल इमिग्रेंट है। तीसरा फैक्ट यह है कि यह भारत और म्यांमार का केस नहीं है, यह बांग्लादेश और उनका है। यह बांग्लादेश के थ्रू हमारे देश में आए, तो बांग्लादेश को इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल अचानक क्यों हो रहा है सर? को बिना ध्यान में दिए हुए। और यहाँ पे धर्म कहाँ आ गया? यहाँ पे धर्म क्या आ गया? वो मुसलमान है, इसका मतलब माफी के साथ मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आऊंगा। सिन्हा साहब आपका रिएक्शन शॉर्ट में। मोहम्मद इस्माइल नामक रोहिंग्या हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके पास वेस्ट बंगाल का बर्थ सर्टिफिकेट था और वो आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो इफेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट है कि ये फैक्ट है और सरकार ने जो एफिडेविट कोर्ट में दिया है कि इसमें ISI और अलकायदा का कनेक्शन साबित होता है, पहली बात। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज को यदि हम शक के दायरे में रखना चाहते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टी रखना चाहती है वो रखे, उसकी मर्जी है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो इमीडिएट है शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि जैसे जैसे रेडिकलाइजेशन इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा तैसे तैसे थ्रेट बढ़ेगा। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये समझने की जरूरत है। तो सुरक्षा का एक डायमेंशन नहीं है, मल्टी डायमेंशनल मामला है और इसको इस तरीके से ही समझना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी को ही हमें हमेशा आगे रखना चाहिए। ठीक है, वक्त एक और छोटे से वक्फे का है, वक्फे से लौटते हो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
तो बात एक बार फिर से रोहिंग्या मुसलमानों की हो रही है, और जब बात रोहिंग्या मुसलमानों की होती है तो बात यूएनओ की भी होती है, ह्यूमन राइट्स वॉच की भी होती है, म्यांमार की भी होती है, और हिंदुस्तान में जो सियासत हो रही है उस पर भी होती है। और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। शिवाजी सरकार साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, इस वक्त मुल्क में तमाम तरह के मुद्दे हैं। क्या वाकई ऐसा है जैसा कि जैदी साहब कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है? और कमलाकर त्रिपाठी साहब ने भी जो तमाम बातें कही हैं, क्या उनमें कोई बुनियाद है? और रोहिंग्या मुसलमानों को जो अचानक से ये बात कही जा रही है, बार बार तमाम जो अपोजिशन लीडर हैं या तमाम दूसरे सियासी तज्जियाकार हैं, वो कह रहे हैं कि अभी ही क्यों आखिर आपको नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये खतरा नजर आ रहे हैं? ये तो रहते 20 साल से। देखिए, मेरे ख्याल में मैंने शुरू में ही कहा कि उनको आप रोहिंग्या कहिए। जब रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं तो सारा जो डायमेंशन है वो बदल जाता है। सवाल यह है कि रोहिंग्या के जो अपने, जो सिन्हा साहब भी कह रहे थे, उनके अपने जो तौर तरीके रहे हैं और एक सोसाइटी से साथ बातचीत करने का या उनके साथ जो रिवायत है उसके साथ जो करने का रहा है, वो किस तरह का रहा है, और उसका अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जो बातें कर रहे हैं मजहब के उस पे, मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। रोहिंग्या के साथ सबसे बड़ी चीज रही है, चाहे ब्रिटिश पीरियड में भी आप देख लीजिए, उससे पहले भी जैसे जनरल सिन्हा साहब कह रहे थे, ये बेसिकली एक क्रिमिनल ट्राइब रही है, और पूरे जहां भी ये रहे हैं वहां पर इन्होंने अफरा तफरी मचाई हुई है। अब उस चीज को अगर हम एक मजहब के उसमें दे देते हैं तो जो बातें इस वक्त हो रही है और देश में जिस प्रकार से मुल्क में एक अलग अलग बातें अलग अलग पार्टियां कर रही है, मतलब उस तरह से होगा। सीधी सी चीज, जनरलाइज परसेप्शन जब रोहिंग्यास का होता है, जब एक बात कही जाती है रोहिंग्यास, तो वो रोहिंग्या मुसलमान ही होते हैं, हालांकि उसमें हिंदू भी शामिल होते हैं। देखिए, मजहब किसी का भी कुछ हो सकता है, मजहब यहाँ पे इश्यू नहीं होना चाहिए। नहीं, कमलाकर जी एक चीज समझ लीजिए प्लीज, जब पॉलिटिकली हम बात करते हैं किसी चीज को और मजहब को उसमें ले आते हैं तो सारे बातचीत का डायमेंशन बदल जाता है। यहाँ पर मजहब मुद्दा नहीं है। यही मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ पर मजहब मुद्दा नहीं है। वर्तमान सरकार है वो इस टर्म को यूज कर रही है रोहिंग्या मुसलमान, क्योंकि वो करना कुछ नहीं चाहती, क्योंकि उन्हीं के महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मैं सर्टिफाई करती हूं कि इनके में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में हमें दूसरी तरह से समझना चाहिए। जरूरत है चीज ये है कि वो सिर्फ रेडिकल पोलराइजेशन करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यही खड़ी हो रही है। वो आपके दोनों अलग अलग पार्टीज के अलग अलग का जो इनका फॉरेनर्स एक्ट है, मैं उससे अलग हट के थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। का जो फॉरेनर्स एक्ट, बार बातचीत उठ रही है और मुल्क में जो रोहिंग्यास का किरदार है और मरकजी हुकूमत जो कुछ कार्रवाई करने की बात कर रही है उसको लेकर के भी बातचीत हो रही है। अमीर हैदर जैदी साहब बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे थे। जैदी साहब आपके पास सीधे। देखिए, रोहिंग्यास को सिर्फ मुसलमान जो हिंदुस्तान में माइग्रेट होकर रोहिंग्याज आ रहे हैं, उनमें हजारों की संख्या हिंदुओं की, बिल्कुल, और ये सिर्फ उससे जोड़ा जा रहा है। अब कर्नल साहब बात कर रहे थे, जनरल साहब मेजर जनरल साहब, अंग्रेजों ने हथियार दिए, अंग्रेजों के साथ हम भी लड़ रहे थे, हमें भी हथियार दिए आजादी से पहले हिटलर के खिलाफ लड़ने के लिए, तो क्या हम भी उनमें उसी श्रेणी में आते कि साहब उन्होंने हथियार वहां इस्तेमाल किए? सुन लीजिए सर, आपने बोला, मैं नहीं बोला। अरे नहीं, ये कहते हैं कि चींटी नहीं मारते बुद्धिस्ट, इन्होंने इंसानों का कत्लेआम कर दिया, वो सामने नजर आ रहा है। कब? कांग्रेस के हमारे मित्र उनके बारे में कत्लेआम शुरू किया? रोहिंग्यास का। आसीन विराथू ने कब शुरू किया? आसीन विराथू ने कत्लेआम कब शुरू किया? आप यदि मेजर साहब आप बोल रहे थे, मैं बैठा था, अब मैं बोल रहा हूं तो आप सुन लीजिए। अरे भाई, फिर इतना पेशेंस होना चाहिए। फिर मेजर साहब क्यों बोल रहे हैं? अरे साहब, जनरल साहब, हाँ ये ठीक है। जनरल साहब, अच्छा, कैंप नहीं बने हिंदुस्तान में, क्या ये रोहिंग्यास की कमी है कि कैंप नहीं बने? अरे आपने क्यों नहीं कैंप बनाए? आप बनाए, गवर्नमेंट की कमी है। गवर्नमेंट उसे नहीं देखती, रातों रात ख्वाब नजर आता है। लेकिन बात इलीगल माइग्रेंट्स की आती है सर। सर सुन लीजिए, यूएनओ के अंदर 14,000 कुछ रजिस्टर्ड है, तो यूएनओ ने रजिस्ट्रेशन दिया है, सर्टिफिकेट इशू किया है, वो आए हैं जैसे भी आए, तो यूएनओ पे कुछ प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और 1500 अंडर प्रोसेस है अभी। दूसरे, रोहिंग्या सिर्फ बलात्कार करते हैं। जयपुर के अंदर रोहिंग्या महिला का बलात्कार हुआ है, क्या सारे हिंदुस्तानी बलात्कारी हैं? आप कहेंगे, जिम्मेदारी लेंगे? 600 एक बाबा के आश्रम के अंदर कंकाल निकल जाते हैं, तो सारे हिंदुस्तानी हत्यारे हैं? वो बलात्कार करता था कुटिया में बैठ के, सारे बलात्कारी हैं?
अगर एक बलात्कार हो गया, सर जवाब ले लेते हैं। नहीं, एक बलात्कार हो गया तो सारी कम्युनिटी आपसे सवाल पूछा, मुद्दे से नहीं हट सकते। नहीं सर, जवाब ले लेते हैं। सिर्फ बीजेपी एक काम करना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। चलिए, कोई बात नहीं करने की बात है। जीडीपी आपका जवाब 5%। मैं सर लास्ट आपके पास भी आऊंगा। आप रोहिंग्यास को कल निकालिए, क्या देश की जीडीपी 15% हो जाएगी? मिस्टर सौद, किस प्रोसेस के साथ निकाल रहे हैं? सौद, ठीक है, आप नहीं निकालना चाहते, आपने जो सवाल आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर अग्रवाल साहब के पास जाएंगे। सिन्हा साहब, मिस्टर सौद, ये टॉपिक मुद्दा से डाइवर्सनरी टैक्टिक्स करके डिरेल करने का ये प्रयत्न किया जाए। मुद्दा है क्या रोहिंग्या ने हिंसा किया? क्या ब्रिटिश ने हमें हथियार दिए थे या नहीं दिए थे? आप पहले ये बताइए। आप ये क्या बात? हम ब्रिटिश के साथ लड़ रहे थे, ब्रिटिश हमको हथियार दिया, के साथ ब्रिटिश हमको हथियार दिया, हम लड़े, किसको दिया? सेना को दिया। हिंदुस्तान लड़ा, क्या पूरा हिंदुस्तान आतंकवादी हो गया? क्या बात? हम भी हिटलर के खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े। चलिए ठीक है, ये उस दौर की कहानी को आप आज जोड़ दें इस मुद्दे से, ये कौन सा नहीं आए? मिस्टर कौन सा नहीं आए? चलिए ठीक 30 सेकंड, लेकिन मिस्टर 30 सेकंड। सबसे प्रश्न उठता है, क्या रोहिंग्याज ने बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को टारगेट करके हिंसा किया? 20,000 बुद्धिस्ट को मारा और तब ये अपना असिन विराठू का एक्शन शुरू हुआ है। शुरुआत किसने की? आज किसने लगा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट और मुद्दा से डाइवर्सिटी टैक्टिक्स। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर हम मुल्क की बात आ जाते हैं, एसपी सिन्हा साहब जरा ये बताइए कि जब बात आती है मुल्क की सरकार के मौकिफ की कि उसका स्टैंड क्या है, लेकिन अगर उसी सरकार से जुड़ी हुई, अगर हम जम्मू कश्मीर में उसके साथ में सरकार चला रही महबूबा मुफ्ती, तो उनका पूरा स्टैंड बदल जाता है। वो कहती हैं कि वो गारंटी ले रही हैं, वो कोई भी किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल नहीं है। तो फिर हम किस तरह से समझें? आखिर गवर्नमेंट वहां पर फिर क्यों नहीं आखिर आती है और मजम्मत करती है महबूबा मुफ्ती के बयान का? जो मुख्यमंत्री आतंकवादियों का सपोर्ट लेके इलेक्शन जीतती है, वो क्या जिम्मेदारी का स्टेटमेंट दे सकती है? मैं ये प्रश्न उठाता हूं उनके चरित्र पे, मैं प्रश्न उठाता हूं कि भावनात्मक रूप से वो आतंकवादियों को सपोर्ट करती कि नहीं करती हैं? अच्छा। और जब डीएसपी की हत्या हुई तब कहती हैं वो कि मैं पुलिस को फ्रीडम दूंगी। तो रोहिंग्यास को लेकर के जो वो गारंटी ले रही हैं, वो कौन होती है गारंटी देने वाली? वो इंटेलिजेंस एजेंसी से बड़ी है। तो उनका वो नहीं, एक सेकंड, वो क्या इंटेलिजेंस एजेंसी? एक सेकंड, नहीं वो भी आतंकवादी, वो इंटेलिजेंस एजेंसी से बड़ी है। अगर वो इंटेलिजेंस एजेंसी से बड़ी है तो इंटेलिजेंस एजेंसी से बड़ी महबूबा है वो का समर्थन कर, क्या वो इंटेलिजेंस एजेंसी उठा रही है? समर्थन करते? उनको क्या पता है इंटेलिजेंस कैसे कोलेट होता है? इंटेलिजेंस कैसे कोलेट होता है? क्या पता है? जिसमें चलती है वो जेल के पुलिस उनको रिपोर्ट करता है, आईबी उनको रिपोर्ट नहीं करता। इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो कलेक्शन प्रोसेस है, जिससे सरकार कलेक्शन, इनके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ये केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, ये महबूबा की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मैं आ रहा हूं, उनकी हुकूमत चलती है जेल के पुलिस पे, खत्म हुई बात। महबूबा मुफ्ती दहशतगर्दों के हिमायत से जीतती हैं एकदम। अगर बीजेपी उनकी हिमायत कर रही है तो जैदी साहब कह रहे हैं कि क्या वो भी आतंकवादी है? इस पर आप क्या कहेंगे? कौन बीजेपी से सपोर्ट करिए? तो क्या महबूबा मुफ्ती को? क्या बीजेपी महबूबा बिल्कुल सिंपल साहब, महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों को समर्थन करती है और बीजेपी महबूबा मुफ्ती को समर्थन करती है, तो क्या बीजेपी आतंकवादियों को समर्थन करती है? एकदम नहीं करती, आइडियोलॉजी को एकदम नहीं करती। यदि करती तो रोहिंग्या को नहीं फेंकती अभी। और जेएन के भी जितना ऑपरेशन अच्छा हुआ है, जितना अच्छा हुआ ऑपरेशन में, प्रवक्ता है जितना ऑपरेशन अच्छा हुआ जेएन के में, इसका उदाहरण है बीजेपी ने क्या प्रोग्रेसिव प्रोएक्टिव रोल लिया है जम्मू एंड कश्मीर। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तौबा के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। लास्ट 1 साल में रिपोर्ट देखिए कितने कमांडर्स मारे गए हैं। बहुत अहम सवाल रहेगा एसपी सिन्हा साहब। अग्रवाल साहब देखिए, एसपी सिन्हा साहब अभी तक हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के स्टैंड के साथ भी उनका स्टैंड नजर आ रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को वो कह देते हैं कि दहशतगर्दों की हिमायत के साथ वो सरकार में है। एकदम तो इस तरह की बात को क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा है?
नहीं, देखिए वो क्या कह रहे हैं ये उनका मत है। हम बहुत स्पष्ट रूप से आपको बात कहना चाहते हैं कि रोहिंग्या जो ये तो अपने केंद्रीय मंत्री का भी मत नहीं मानते, उसकी भी व्यक्तिगत राय मान लेते हैं। ठीक है सर, मैं बहुत शॉर्ट में सिन्हा साहब का मत क्या माने? बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। सुनते ही नहीं है, बात ही। ठीक है सर, ठीक है सर, क्या होगा? सुन रहे हैं सर। बात यह है कि हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो, हाँ, हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो देश की चिंता नहीं है उन्हें तो अपनी राजनीतिक अरे सर, आपको चिंता कहाँ देश की? आपको गोबर की चिंता, गाय की चिंता है, गोबर से बंकर बनाने की चिंता है, आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान बांटने की चिंता है। मेरे पास और क्या चिंता है आपके पास? मुझे बस इतना जवाब दे दिए अग्रवाल साहब। जो बात हैदर जैदी साहब उठा रहे थे, मैं उस पर जवाब देना चाह रहा था कि क्या अगर ऐसे कुछ एक्टिविटीज में शामिल हैं रोहिंग्याज भी, तो क्या हम सभी रोहिंग्याज को एक कैटेगरी में ले सकते हैं? जैसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर एक हिंदुस्तानी किसी जुर्म में साथ देता है तो क्या सभी हिंदुस्तानियों को उस कैटेगरी में रख सकते हैं? तो क्या ये जरूरी नहीं है कि आइडेंटिफाई किया जाए उन लोगों को जो इस तरह की सरगर्मियों में या फिर 40 के 40,000 बार नहीं रख सकते? हाँ सर, मैं आ रहा हूं इस पर रिएक्शन। अग्रवाल साहब, नहीं, ये ऐसे नहीं रख सकते, लेकिन उनको जो निकालना है वो नहीं रख सकते, लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी के केवल कारण से उनको निकाल नहीं रहे। वो शरणार्थी है। आपका होम मिनिस्ट्री एफिडेविट देती है कि मेवात के अंदर कहना चाहिए क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं, और वहाँ की पुलिस ये कहती है कि आज तक एक केस दर्ज नहीं हुआ मेवात के अंदर रोहिंग्या के खिलाफ। हिंदू मुसलमान की राजनीति मत करो, इस देश को बर्बाद करो। सऊदी अरेबिया, आप बैठे इस देश को बर्बाद करने। ठीक है सर, अब हम सियासी बात जरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान से और ISI से संबंध है, उनके सऊदी अरेबिया से संबंध है, आतंकवादी जो उनके दो मादरे वतन हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, दोनों उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, एक सेकंड, 57 मुस्लिम देश लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हिंदुस्तान कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, सरकार साहब, ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, आप उसका जवाब दिए। फाइनल कमेंट आपका क्या? मेरा सिर्फ नहीं कहना है कि आजादी से पहले इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स और ये वहाँ माइग्रेट होके गए। लेकिन सरकार का मांग क्या है? अब इसे इमिग्रेंट्स मानती है जो वहाँ दहशतगर्द मानती है, साफ नहीं हो रहा। जो अंग्रेजों ने भेजा था, आज उन्हें भी वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं देखते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि दहशतगर्द हैं और उस हिसाब से बना के चले आते हैं। भाभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करुणाकर जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। अब सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि आलमी सतह पर जो सरगर्मियां हो रही हैं उसका असर क्या होगा और आने वाले वक्त में रोहिंग्यास को लेकर के, जो इस पूरा मसले को लेकर के आगे क्या कुछ सरगर्मी रहती है, हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।